आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है इसको बनाया क्यों जाता है, क्या ज़रूरत है इसको बनाने की। तो चलिए पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर इसके फॉर्मेट पर हम आते हैं। ओके, देखिए जो बुक्स होती हैं वो दो तरह से रखी जाती है, या यूँ कह दूँ कि हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, हम जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या जहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो बुक्स कहलाती है आपकी फाइनेंशियल बुक्स कहलाती है। मतलब हमारी जो फाइनेंशियल बुक होती है उसमें हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर्टिकुलर आता है, अमाउंट आता है, पर्टिकुलर आता है, अमाउंट आता है। ठीक, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, तो खैर इतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, इस साइड में लिखी जाती हैं सारी इनकम, इस साइड में सारे लिखे जाते हैं प्रॉफिट, और डेबिट साइड जो होता है ये वाला साइड, इस डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में लिखते हैं हम लॉसेस, और फिर जो आता है वो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक, तो हम फाइनेंशियल बुक में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल बुक के अंदर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और उससे निकालते हैं नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट लिखी जाती हैं वो सारी अमाउंट एक्चुअल लिखी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही अमाउंट लिखते हैं जो एक्चुअल होगी, जिसका हमने वाउचर बनाया है, जिसकी हमने जनरल एंट्री बनाई है, जिसका हमने लेज़र बनाया है, जिसका हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, उसी अमाउंट को हम फाइनल अकाउंट में लाते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट में एक्चुअल वाला अमाउंट लिखते हैं, जो वास्तव में खर्च हुआ है, जो वास्तव में हमें मिला है, वो अमाउंट लिखते हैं। बराबर? ओके, अब ऐसे ही जो हमारी सेकंड वाली बुक होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जब प्रॉफिट निकाला जाता है तो उसके लिए बनाई जाती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट बुक के लिए या कॉस्ट बुक से जब प्रॉफिट निकाला जाता है तो उसके लिए बनाई जाती है कॉस्ट शीट। ये अकाउंट नहीं होता है कि स्टेटमेंट होता है, तो एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है। अब इसके अंदर जो अमाउंट लिखते हैं कॉस्ट शीट में जो अमाउंट हम लिखते हैं वो सारे के सारे केवल एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? एक्सपेंसेस। अच्छा, जनरल लैंग्वेज में इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं और कॉस्ट की लैंग्वेज में इन एक्सपेंसेस को कहा जाता है ओवरहेड्स। जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोल देते हैं कि ये एक्सपेंसेस है, बट कॉस्ट में उसी एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स बोला जाता है। तो ओवरहेड्स लिखे जाते हैं। ठीक, अब एक चीज़ आप थोड़ी सी यहाँ समझिएगा कि कॉस्ट शीट में जो भी ओवरहेड्स लिखे जाते हैं, कॉस्ट शीट में जो भी ओवरहेड्स लिखे जाते हैं वो ओवरहेड्स लिखे जाते हैं इसमें एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक अनुमान लगाते हैं कि कितने रुपए खर्च होगा, तो हमने उतना अमाउंट यहाँ लिख दिया। फॉर एग्जांपल के लिए चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस का आपने अनुमान लगाया कि ये एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़ होगा।
हमने एस्टिमेट कितना किया 20,000 का, और एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस हुआ आपका 24,000 का। एक्चुअल बोला मैंने, क्या बोला? एक्चुअल। तो एक्चुअल बोला तो फिर मैं P&L में चला जाऊंगा। अब देखो P&L में वही एक्सपेंसेस आपने कितना लिखा 24,000, और जब कॉस्ट शीट बनाया तो वहां अनुमानित लिखा था आपने, अनुमानित लिखा था, तो अनुमानित कितना लिखा था आपने 20,000। अच्छा, ये जो कॉस्ट बुक है ये पहले बना ली जाती है, ये जो कॉस्ट बुक है ये पहले बना ली जाती है, और ये जो P&L है वो सेकंड नंबर पर बाद में बनाया जाता है। तो आपने कॉस्ट बुक में अनुमानित आधार पर कितना लिख दिया था, एस्टिमेट आधार पर कितना लिख दिया था, कोई एक्सपेंसेस 20,000, और एक्चुअल जब उस प्रोडक्ट को बनाने बैठे हम तो एक्चुअल में कितना लगा वो 24,000। तो जब मैंने कॉस्ट बुक में 20,000 लिखा और P&L में 24,000 लिखा, मतलब अमाउंट अलग अलग लिखा मैंने। जब मैं अमाउंट अलग अलग लिखूंगा तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट आएगा और यहाँ कॉस्ट शीट से जो नेट प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट शीट से जो नेट प्रॉफिट आएगा ये वाला, जो भी जैसे भी आता हो, तो ये नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट बताओ आप ही, सिमिलर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि मैंने अमाउंट ही अलग अलग लिखा है, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी अलग अलग आएगा। हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा था कि मेरे P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है और मेरी कॉस्ट बुक का, कॉस्ट शीट का जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट है वो मैच नहीं हो रहा है मेरा, वो बराबर नहीं आ रहा है मेरा। तो बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ अमाउंट का डिफरेंस यहाँ और यहाँ अलग अलग लिखे होंगे हमने, तो उसी डिफरेंस को ढूंढकर एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है। उस स्टेटमेंट को कहते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो समझ आ गया? एक बार मैं फिर से शॉर्ट में समरी रिपीट करता हूँ। P&L का जो प्रॉफिट है और कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है, इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस किन कारणों से, किन रीजन से आ रहा है, उसको ढूंढकर हम क्या कहाँ लिखते हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या किया जाता है? बनाया जाता है। बराबर। अब हम बनाएंगे कैसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हम बनाएंगे कैसे? चलिए इसका एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में मैं आपसे पूछते भी रहूँगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय मैं बेस किसको मानूं, मैं आधार किसको मानूं? मैं बेस कॉस्ट बुक को मानूं या मैं बेस P&L को मानूं? किससे बेस मानूंगा? तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको बेस जो मानना है वो किसे मानना है? कॉस्ट बुक। जो भी अमाउंट डिसाइड करना है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है? कॉस्ट बुक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट बुक में किसी एक्सपेंसेस को 20,000 लिखा, मैंने P&L में 24 लिखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखा या मैंने एक्सपेंसेस कम लिखा? तो यदि आप यहाँ ध्यान दोगे, यदि आप यहाँ P&L में ध्यान दोगे, यदि आप P&L में देखकर जवाब दोगे तो आप बोल दोगे कि ज़्यादा लिखा। और यदि आप कॉस्ट बुक में ध्यान दोगे, कॉस्ट बुक में देखकर डिसीजन लोगे तो आप ये बोल दोगे कि हमने कॉस्ट बुक में इस अमाउंट को क्या लिखा? कम लिखा। तो फिर फाइनली हम डिसाइड क्या करें, ज़्यादा लिखा या कम लिखा? मैं वही बता रहा हूँ कि आपने जो भी डिसीजन लेना है वो कॉस्ट बुक की अमाउंट के अकॉर्डिंग लेना है। आपने जो भी समझना है वो सारे रूल किसके अकॉर्डिंग समझना है? कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो अभी कॉस्ट बुक में बताओ अमाउंट कम है या ज़्यादा है? बोले सर कॉस्ट बुक में अमाउंट कम है।
कॉस्ट बुक में अमाउंट कम है, अंडर कास्ट है, अंडर चार्ज्ड है। तो हमने ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्मेट समझ रहे हैं तो हमें किसको ध्यान में रखकर समझना है? कॉस्ट बुक। किसको ध्यान में रखकर समझना है? कॉस्ट बुक को ध्यान में रखकर समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट देगा तो मैं वो प्रॉफिट यहाँ प्लस वाले कॉलम में लिख दूंगा। मेरे रिकंसिलिएशन के कॉलम क्या है? पर्टिकुलर, एक प्लस वाला कॉलम है और एक माइनस वाला कॉलम है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक लिख के देगा, मैं कहाँ लिखूंगा इसको? प्लस वाले कॉलम में। बोले सर प्रॉफिट की बजाय वो लॉस लिख के दे दे, लॉस एज पर कॉस्ट बुक। जी 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 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनमें लॉस भी दिया होगा, तो आपने सिंपल सा ध्यान रखना है, प्रॉफिट देगा तो प्लस में लिखूंगा और लॉस देगा तो कहाँ लिख दूंगा? माइनस में लिख दूंगा। तो मुझे सवाल जो स्टार्ट करना है वो कौन सी बुक के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है? कॉस्ट बुक के प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट प्रॉफिट बोलेगा मैं प्लस वाले कॉलम में लिखूंगा, लॉस बोलेगा मैं माइनस वाले कॉलम में इसको लिखूंगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ 4 अमाउंट हमें ऐड करनी है और कुछ 4 अमाउंट हमें लेस करनी है, या यूं कह दूं कि 4 अमाउंट ऐड होती हैं और 4 अमाउंट लेस होती हैं। ओके ओके, तो ऐड क्या क्या होती हैं वो अमाउंट्स हम देख लेते हैं। ऐड में सबसे पहला नाम आ रहा है, ऐड में सबसे पहला नाम आ रहा है कि ओवरहेड्स ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। यदि किसी एक्सपेंसेस को मैंने कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है, यदि किसी एक्सपेंसेस को मैंने कॉस्ट बुक में क्या लिखा है? ज़्यादा लिखा है, तो फिर उसे मुझे कहाँ लिखना है? ऐड वाले हेड्स में लिखना है। ओके सर, फिर सर ये ऐड वाला हेड हो गया। ऐसे ही एक हेड बनेगा लेस वाला। जैसे मैंने ऐड वाला हेड बनाया है वैसे ही एक हेडिंग में लेस वाला भी बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ लिखा है ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड। ओवरचार्ज मतलब ज़्यादा लिख दिया, ओवरचार्ज मतलब ज़्यादा लिख दिया। तो लेस में क्या लिखूंगा? इसी का अपोजिट, ओवरहेड्स अंडरचार्ज्ड। अंडरचार्ज का मतलब होता है कम लिखना। ओवरहेड्स अंडरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। ओके, समझ गया सर मैं। यदि मैंने ज़्यादा लिखा है ऐड में लिख दूंगा, मैंने कम लिखा है लेस में लिख दूंगा। ये एक नियम याद हो गया। यदि मैंने ज़्यादा अमाउंट लिखा है ऐड करूंगा, कम अमाउंट लिखा है तो लेस करूंगा। ये पहला रूल हो गया हमारा। दूसरा रूल, चिंता मत करो, चारों रूल मैं याद करवाऊंगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो याद हो गया ना कि एक्सपेंसेस ज़्यादा लिखा है ऐड, कम लिखा तो लेस। ठीक है ठीक है। अगला पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की इनकम हो, किसी भी प्रकार की इनकम हो तो वो ऐड में आएगी। अब इनकम में आप ये मत देखा करो कि उसको कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि इनकम का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इनकम डिसाइडेड है कि P&L में होती है और कॉस्ट बुक में नहीं होती है। P&L में है और कॉस्ट बुक में होती ही नहीं है। तो आपने तो ये ढूंढ लेना है क्या इनकम है? हाँ इनकम है, इनकम है तो मुझे ऐड वाले हेडिंग में उसको लिख देना है। ठीक, अब इनकम को यदि मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इनकम का जस्ट अपोजिट इनकम बोल दो या गेन बोल दो तो ये ऐड में आ जाएगा। इनकम या गेन का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस।
कहीं भी रीडिंग करते समय यदि आपने लॉस वर्ड दिख जाए, इसका मतलब उसको लेस वाले हेडिंग में ही लिखना है। हमें आगे के वर्ड आपने पढ़ना ही नहीं है, आगे के वर्ड आपने देखना ही नहीं है। जैसे लॉस वर्ड दिखा मतलब कौन सा हेडिंग में लिखेंगे आप? लेस वाले हेडिंग में। चलो 4 नियम बोले थे मैंने, है ना? कितने रूल बोले थे? 4, 2 हो चुके हैं। एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स ज़्यादा लिखे ऐड होगा, कम लिखे तो लेस होगा। इनकम ऐड होती है और लॉस क्या होते हैं? लेस। अब मेरे 2 रूल और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? आइए, अगला रूल होता है आपका ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड इन कॉस्ट बुक। यदि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, तो वो भी कहाँ आएगा? ऐड में आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस ओवर चार्ज होता था, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड। स्टॉक के लिए ओवर चार्ज वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो स्टॉक के लिए हमने क्या वर्ड लिया? ओवर वैल्यूएटेड। ज़्यादा लिखा गया, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लिखा गया था। अरे तो सही तो है ना? यदि ये ज़्यादा लिखाया है तो ऐड हुआ, तो ये भी ज़्यादा लिखाया तो ये भी ऐड होगा, है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक का ये रूल हो गया कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड होगा तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, बराबर ना? ठीक है, अब आप ही बताओ, चलो आप ही बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, है ना? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड था तो हमने क्या किया था? ऐड किया था, बराबर ना? लिखा ही हुआ है। अब यदि ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो क्या करोगे? हाँ बोले सर बनी बात है, लेस वाले हेडिंग में लिखेंगे सर। अच्छा ठीक है, तो फिर लिख दूं ना मैं यहाँ लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएटेड इन कॉस्ट बुक। ओके, अंडर वैल्यूएटेड इन कॉस्ट बुक क्या होगा सर? लेस होगा। और क्या होगा? बराबर। अब मुझे एक रूल लास्ट बचा है मेरा, 3 रूल हो चुके हैं ना, लास्ट बचा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल और लिखना है मुझे। ओपनिंग स्टॉक में जो रूल लगता है वो क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट अपोजिट लगता है। ओपनिंग स्टॉक आपको याद हो तो डेबिट में आता था, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता था? क्रेडिट में। तो अपोजिट हुआ ना? तो ओपनिंग स्टॉक में जो रूल लगता है वो क्लोजिंग स्टॉक में जस्ट अपोजिट लगता है, बस इतना याद रखना है। चलो ठीक है, देखते हैं। यहां लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक, बताओ जल्दी से। ये ओवर वैल्यूएटेड था तो मैं ऐड में लिख रहा था, तो क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूएटेड होगा तो ऐड में लिखूंगा क्या? नहीं सर, आपने बोला अभी कि मुझे जस्ट क्या करना है? अपोजिट रूल लगाना है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलेंगे हम यहां पर? अंडर वैल्यूएटेड इन कॉस्ट बुक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएटेड है तो क्या कर रहे हो आप? ऐड कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक यदि क्या होगा? हाँ सही पहचाने, ओवर वैल्यूएटेड होगा तो फिर हम लेस कर देंगे इन कॉस्ट बुक। ओके ओके, तो ये 4 आइटम्स जो होते हैं वो एड हेडिंग में जाते हैं, ये 4 आइटम जो है वो लेस हेडिंग में जाते हैं। आप यदि बड़े ध्यान से देखे हैं तो जो पॉइंट एड वाले हैं उसके अपोजिट सारे पॉइंट लेस वाले हैं। एक बार और बता देते हैं हम, जैसे देखो ओवरहेड्स ओवर चार्ज्ड है तो ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड है, या इनकम है तो उल्टा लॉस है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूटेड है तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूटेड आ गया। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूटेड है तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूटेड आ गया, बराबर। मतलब आप ये 4 याद रख लोगे तो ये 4 अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब इनकी अमाउंट्स क्या करेंगे? हम लिख लेंगे। ठीक है सर, जिनकी अमाउंट
ऐड में आनी है उनकी अमाउंट यहाँ लिखना है, जिनको मैंने ऐड हेडिंग में लिखा उनकी अमाउंट प्लस में लिखना है, और जिनको मैंने लेस वाले हेडिंग में लिखा उसका अमाउंट मुझे माइनस वाले कॉलम में लिखना है। ये ध्यान रखना, ऐड वाली अमाउंट को कौन से कॉलम में लिखोगे? प्लस में। लेस वाली अमाउंट को कौन से कॉलम में लिखोगे? माइनस में। ठीक है सर ये कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। मैं प्लस वाले कॉलम की यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी टोटल लगा लूँगा, मैं माइनस वाले कॉलम की यहाँ से यहाँ तक सारी टोटल लगा लूँगा। ठीक है, मैं कुछ टोटल मान लेता हूँ ताकि समझ में आ सके। ये कुछ 10,000 है, ये कुछ 7,000 है, ऐसा आया मेरा। तो मुझे क्या करना है? बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लिखना है। क्या बोला मैंने? बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लिखना है। तो ये 10,000 बड़ा है, 7,000 छोटा है, तो 7,000 को यहाँ लाके लिख देंगे इस तरह से। ओके 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 ठीक है। फिर सर क्या करना है? अरे बता रहा हूँ। हमें ये करना है कि बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को क्या करेंगे हम? लेस। 10,000 में से 7,000 घटाओ जल्दी से, कितना आ रहा है? 3,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है। ये जो 3,000 आ रहा है इसे नाम देंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, है ना। तो हमने सवाल स्टार्ट कहाँ से किया था? कॉस्ट बुक से। तो हमारा आंसर कहाँ से आया? फाइनेंशियल बुक से, बराबर। तो हमेशा सवाल स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रॉफिट से करना है। कौन से प्रॉफिट से? कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से। तो आंसर कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा ये फॉर्मेट यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। यस, आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है अतुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में 31 मार्च 2013 को फाइनेंशियल बुक के आधार पर प्रॉफिट है 45,322 रुपये, जबकि कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है 72,200। दोनों प्रकार की पुस्तकों का निरीक्षण करने के बाद ये रीज़न हमारे सामने आए हैं। तो चलिए एक एक रीज़न को हम पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। उसने फाइनेंशियल बुक का भी प्रॉफिट दिया है और उसने कॉस्ट बुक का भी प्रॉफिट दिया है। उसने प्रॉफिट मुझे दोनों दिए हैं, उसने मुझे प्रॉफिट दोनों दिए हुए हैं। तो जब मुझे दोनों प्रॉफिट दिए हैं तो बताओ मैं किसका प्रॉफिट लेके सवाल को करूं? बोले सर आपने बताया था कि कॉस्ट बुक का प्रॉफिट लेके सवाल करते हैं। तो देखो फिर सवाल में कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है? बोले सर कॉस्ट बुक का जो प्रॉफिट है वो दिया है सर 72,200 रुपीज़। तो ये लिख दिया हमने 72,200 रुपीज़, बराबर। बोले सर जो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया, अच्छा है दिया है। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा उसने आंसर भी दिया है। कॉस्ट बुक का प्रॉफिट यहाँ आ गया, तो जो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट दिया है ना वो यहाँ नीचे आएगा। तो आंसर भी दिया हुआ है, नहीं भी आ रहा होगा तो हम कहीं से भी निकाल देंगे, बराबर ना। चलो वैसे हम सही करेंगे। पहला पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है। क्या लिखा उसने कि वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट 1253। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर, तो सर ने समझाया था कि अंडर रिकवर अंडर चार्ज हो तो कहाँ आता है? माइनस में, ये एक्सपेंसेस है। और अंडर चार्ज अंडर रिकवर बोल रहे हैं मतलब कहाँ लिखना है मुझे? माइनस में। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसा सवाल में लिखा हुआ है ना ऐसे कैसे यहाँ नोट कर देना है। और कहाँ लिख रहा हूं मैं? माइनस में। तो यहाँ लिख दूंगा लेस वर्क्स ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। और जिस अमाउंट को लेस करते हैं उसका अमाउंट कहाँ लिखते हैं हम? माइनस में। तो ये माइनस में लिखा हमने
1253, 1253। ये पहला पॉइंट हो गया। कुछ नहीं करना है, हमने जो फॉर्मेट याद किया ना उससे बस ये डिसाइड करना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर इन कॉस्ट। देखो अब ये ओवर रिकवर्ड है, तो ओवर रिकवर्ड है मतलब कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो उसके लिए क्या वर्ड लिखते हैं हम, एड। तो ये लिखा मैंने एड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर। तो इसका अमाउंट कहाँ लिखना है मुझे, प्लस में लिखना है। तो प्लस में आएगा 270 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बेटा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक। अरे ये क्या हो गया, उसने फाइनेंशियल बुक में भी डेप दे दिया और कॉस्ट बुक में भी डेप दे दिया। तो मैं दोनों ही डेप नहीं लिखूंगा। दो बार क्यों दिया, नहीं लिखना मेरे को। दो बार अमाउंट दिया ना, मैं नहीं लिखूंगा, दोनों ही अमाउंट नहीं लिखूंगा। फिर सर क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को आप पहले तो लेस करो। अच्छा, तो एक अमाउंट दिया उसने 2800, दूसरा अमाउंट उसने दिया देखो 3120। ये जो 2800 है ये फाइनेंशियल बुक का अमाउंट है और ये जो 3120 है ये कॉस्ट बुक का अमाउंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। चलो यहाँ डिफरेंस भी लिख लेते हैं हम। डिफरेंस आ रहा है 320 रुपीज़ का। अब मैंने बताया था कॉस्ट में भी अमाउंट है, फाइनेंशियल बुक में भी अमाउंट है, दोनों में अमाउंट है, तो मैं दोनों अमाउंट को नहीं लिखूंगा। लो, दोनों को कट कर दिया, दोनों नहीं लिखना है। दोनों का क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो ये 320 आया। अब सर ये डिफरेंस कहाँ लिखूं, प्लस में लिखूं सर माइनस में लिखूं? हाँ बता रहा हूं। अब कॉस्ट का अमाउंट देखो, कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा है या कम है? बोले सर कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा है, और जब कोई अमाउंट ओवर चार्ज हो तो फिर कहाँ आता है वो, प्लस में। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, प्लस में लिखेंगे। ये लिखा मैंने एड डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट। तो कितना लिखना है आपको, 320। ओके, ध्यान रखना है दोनों का अमाउंट दिया हो, कॉस्ट और फाइनेंशियल में दोनों अमाउंट दिए हो, दोनों ही नहीं लिखना है हमें, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो लिखेंगे। किसको देखकर लिखना है, बोले सर कॉस्ट को देखकर लिखना है हमें। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अपना रुपया हमने कहीं जमा कर दिया, कहीं लगा दिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम हो गई। और सर ने बताया था इनकम हो तो हमेशा कहाँ लिखना है, प्लस में लिखना है। इनकम हो तो काहे में लिखना है, प्लस में लिखना है। लिख दो तुरंत। तो ये लिखा हमने ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट दे रखा है, बोले सर 3300 रुपीज़। तो ये लिख दिया हमने 3300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने लिखा हुआ है लॉस। आगे के वर्ड ही मत पढ़ो आप लॉस दिख गया ना आगे के, तो वर्ड ही मत पढ़ो आप। लॉस दिख जाए मतलब कहाँ लिखना है, माइनस में। वो जैसा सवाल में लिखा ऐसे कैसे पूरा छाप दो। ये लिखा मैंने लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, मतलब अप्रचलन। कोई असेट्स जब चलन से बाहर हो जाती है, पुरानी हो जाती है, पुराने जमाने की हो जाती है, तो वो कहलाता है अप्रचलन, चलन से बाहर होना, है ना। तो खैर मेरे को तो लॉस वर्ड दिखा 2630 रुपए, लेस में आएगा, ये लिखा हमने। नेक्स्ट अगला इनकम टैक्स, हमेशा माइनस में लिख दिया करो आप। जैसे इनकम टैक्स आए वैसे इसको माइनस में लिख दिया करो, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पर देते हैं, उसको हमेशा फाइनेंशियल बुक में लिखते हैं, कॉस्ट बुक में कभी लिखते ही नहीं है। कॉस्ट बुक में कभी लिखते ही नहीं है, कॉस्ट बुक में नहीं लिखते मतलब अंडर चार्ज हो गया, और अंडर चार्ज है तो कहाँ आता है, माइनस में। और आप तो ध्यान रख लेना, देखो भाई सीधी सी बात है, इनकम टैक्स दिखे सीधे माइनस लिखना आप तो। ठीक सर, इनकम टैक्स का अमाउंट है 24,985। नेक्स्ट
बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी इनकम है, लिख भी रखा मैंने। ट्रांसफर फी जो होती है वो हमेशा रिसीव होती है, तो इनकम है ये, मैंने लिखा ऐड में आएगा बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी हमेशा रिसीव होती है, ध्यान रखना आपको। अमाउंट है 245, ये 245 लिखा हमने। नेक्स्ट अगला, स्टोर एडजस्टेड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक। देखो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सा ये देखना है किसी भी ट्रांजैक्शन में वो क्रेडिटेड वर्ड दे, क्या वर्ड दे, क्रेडिटेड वर्ड दे, समझ जाना कि मुझे प्लस में लिखना। इनकम होती है, इनकम के लिए क्रेडिट वर्ड यूज होता है, तो क्रेडिटेड या क्रेडिट वर्ड दिखे आपने प्लस में लिख देना है बस, है ना। तो चलो क्रेडिटेड वर्ड दिया, मैं ऐसे कैसे नोट कर दूंगा, एड स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड, प्लस में लिखना है भाई मुझे 127 रुपीज़, ये प्लस में लिख दिया हमने 127। नेक्स्ट अगला एंड लास्ट पॉइंट, लॉस। आगे नहीं पढ़ना मेरे को। लॉस देखिए मतलब सीधे लेस में लिखना है। लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन बता रहा है वो 2272। ओके, मेरे सारे ट्रांजैक्शन हो गए। हाँ सर सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं है, मुझे प्लस वाले आइटम की क्या लगानी है, टोटल। प्लस वाले कॉलम की क्या लगानी है, टोटल 76,000, प्लस वाले सारे आइटम की टोटल लगाएंगे 462, प्लस वाले कॉलम की टोटल लगाएंगे 76,462। ऐसी माइनस की कॉलम की भी टोटल लगा दो। अच्छा सर 31,140, दोनों कॉलम की टोटल लगा ली। अब आपने करना ये है कि बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लिखना है, बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लाकर लिखना है। तो ये 31 यहाँ आ जाएगा और माइनस का बटन लगा देना अपने को, 31,140। लेस करेंगे, बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। 45,322 रुपये आ रहा है। ओके, ये जो 45,322 आ रहा है इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे बताओ, फॉर्मेट बताया था मैंने। हाँ, इसको नाम देंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक को P&L भी बोलते हैं, या फाइनेंशियल बुक में क्या बनाया जाता है, P&L, मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।